नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इस शो में अगले आधे घंटे मदद करने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोराक्षकर जी शुमार होते हुए। अविनाश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, पहले सारे तरीके रीच आउट करने के हटाइए। जब आप पीछे दिखा नहीं पाते हैं तो इसमें सास बहू दिखाया करिए, काय को रखते हैं, इसको सामने दिखाइए। ट्विटर यानी कि एक्स का आईडी, वो इंस्टाग्राम और थ्रेड का आईडी, और साथ साथ वो व्हाट्सएप नंबर, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए, तभी हम और आपकी मुलाकात इस प्लेटफॉर्म पे हो पाएगी और तभी अविनाश जी जैसे बाजार के दिग्गज जो हैं आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व कर पाएंगे। तो इनिशिएटिव लेना आपको है और उसके बाद फॉलो अप हमारी टीम कर लेगी। अब लाइए जरा भारतीय बाजार स्क्रीन्स पे, सब चंगा सी, बहुत बढ़िया, क्योंकि कल की तरह आज भी भारतीय बाजार एकदम रेजिलिएंट, एकदम बायंट, नीचे दबाने की कोशिश करो ऊपर पुक निकल आता है। आज भी ग्लोबल संकेत कल की तरह खराब थे। वो बॉन्ड यील्ड्स, वो डॉलर इंडेक्स, वो कच्चा तेल, वो इक्विटीज का हैंडओवर, सब गड़बड़ाया हुआ था। पर कल क्या हुआ था? लो लेवल से रिकवर होकर फाइनली फ्लैट क्लोज हुआ था। और आज क्या हुआ? ये एक समय 100 पॉइंट दबाव वाला निफ्टी है, एक ट्रेंडिंग डे खुलने के बाद से रिकवरी के फेज पे है और इस समय निफ्टी दिन के हाईस पर 30 पॉइंट ऊपर कामकाज करता हुआ। तो मोटा मोटी दिन के लो से कह लीजिए 125 अंक से ज्यादा का इंप्रूवमेंट आपको आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। वो तब जब ग्लोबली मूड बिगड़ा हुआ है। यूएस पे वो सारे अनुमान जो लगाए गए थे इस कैलेंडर ईयर 2024 को लेकर कि अब ब्याज दरें घटेंगी कि तब, सब गड़बड़ाता जा रहा है। मार्च वाला जून खिसक गया था, जून वाले को भी लेकर अब क्वेश्चन मार्क लगे ही चले जा रहे हैं। तो कल की तरह आज भी मार्केट रेजिलिएंट है। कल की तरह आज भी बाजार का हैवीवेट बाजार की मदद करने आ गया एचडीएफसी बैंक। कल भी राइट फ्रॉम द वर्ड गो इसी एचडीएफसी बैंक ने सारे समीकरण संभाले थे, मूड सुधारा था, इकलौता खड़ा था। आज तो मदद करने के लिए कोई आईटी पैक है, कोई टीसीएस, कोई इंफोसिस, इवन कोई भारतीय एयरटेल जिसकी आम भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ आज से बाजार में खुला है। तो आज तो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट भी कुछ मदद करने आ गए। और एक और चीज कल की तरह आज है, एक तो रेजिलियंस है बाजार की, दूसरा एचडीएफसी बैंक के जलवे हैं और तीसरा ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस है। इस हफ्ते की शुरुआत में 8:1 का एडवांस डिक्लाइन, कल 3:1 का एडवांस डिक्लाइन, और ये लीजिए आज की तस्वीर 3:1 का एडवांस डिक्लाइन। तो मोमेंटम ब्रॉडर मार्केट्स में बना हुआ, चस का तस बढ़िया, और निफ्टी रेजिलियंस दिखा रहा है। यह है अब तक के बाजार के समीकरण। लेकिन अविनाश जी, आप लोगों का ब्रॉडर कॉल निफ्टी रिलेटेड क्या है? क्या अच्छा, ये रिकवरी फेज में जो आ रहे हैं, धीरे धीरे मूड वूड सुधर रहा है, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू रहे हैं, ये क्या ये कुछ हद तक हम इलेक्शंस को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये वही है या कुछ और चल रहा है? अभी इलेक्शंस को डाइजेस्ट करना, उसके वर्डिक्ट को डाइजेस्ट करना बचा रह गया है? देखिए आशीष, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इलेक्शंस को पूरी तरह से आपको डाइजेस्ट तो कर नहीं पाए, वोलेटिलिटी आगे बढ़ेगी। लेकिन जो चौथे तिमाही के रिजल्ट्स आने वाले हैं, मेरे ख्याल से अनुमान है कि रिजल्ट्स काफी अच्छे होंगे, नॉट ओनली लार्ज कैप बट ब्रॉडर मार्केट में भी काफी कंपनीज जो डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज है, वहां पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। एडवांस टैक्स के नंबर्स तो काफी अच्छे थे, और मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है, जैसे ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, सीमेंट है, कैपिटल गुड्स है, यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मार्केट नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग है। जीडीपी जीएसटी के नंबर्स भी काफी अच्छे आ गए हैं, प्लस मैक्रो नंबर्स पे करंट अकाउंट डेफिसिट का आंकड़ा भी काफी निचला लेवल पे आया है। मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स में एक ही ट्रिगर है, जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट की कट फेड कब शुरू करता है, जून से होता है या अगस्त या सितंबर में जाता है। और हमारे यहाँ पे आरबीआई जो 5 तारीख को मिल रहा है आरबीआई पॉलिसी को लेके, उसमें क्या संकेत मिलते हैं? आई थिंक क्लियरली थोड़ा सा इन्फ्लेशन और जो इंटरेस्ट रेट की जो कमेंट्री है उसके ऊपर मार्केट्स कीनली अवेट करेगा। तो वो मेरे ख्याल से एक डेवलपमेंट के कारण मार्केट्स में थोड़ी सी आज एक बाउंस बैक अच्छी आपको देखने को मिली है।
तो सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ब्रॉडर मार्केट और लार्ज कैप दोनों में अच्छी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। इसमें कोई डाउट नहीं कि काफी बड़ी लिक्विडिटी इलेक्शंस के बाद मार्केट्स में आने की उम्मीद। हाँ, बड़ा पैसा जो है वो अभी भी साइड, पंट अलग बात हो गई। क्लियर कट वर्डिक्ट आने के बाद, सर्टेनिटी आने के बाद शायद साइडलाइंस में बैठा ग्लोबल बड़ा पैसा चैनलाइज हो हमारे बाजार में। डोमेस्टिक पैसा तो क्या इन्फ्यूज करना मैंडेट जरूरी है, हाँ, एक बियॉन्ड एक लिमिट के कैश रखते नहीं हो। विदेशी पैसे कोई कंपल्शन नहीं है। एक बार क्लियर कट मैंडेट आ जाए, उसके बाद क्लैरिटी के बाद ये हो सकता है कि ग्लोबल फ्लोज वापस चैनलाइज होते हुए नजर आए, पर देखते हैं कैसा पैन आउट होता है। ओके, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। बीच में कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, उन पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आज हमें मुंबई, अहमदाबाद और छत्रपति संभाजी नगर जाना है। पैचअप करने की कोशिशें चल रही हैं। मेरे ख्याल से इस समय रुचिता जी स्क्रीन पर है ना डायरेक्टर साहब? मेघा जी, अच्छा अहमदाबाद जा रहे हैं हम लोग पहले। मेघा सूरती जी स्क्रीन पे। मेघा मैम, गुड आफ्टरनून। मेघा मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? आप क्या करते हो अहमदाबाद में मैम? बस मैं घर में हाउसवाइफ हूँ सर। हाँ, और जनवरी से ही चालू किया है मैंने। ये इसी जनवरी से 2 महीने पहले? हाँ जी सर। अरे वाह, और क्या ट्रिगर था, कैसे चालू हुआ, क्यों चालू हुआ? बस ऐसे काफी टाइम से सर्च कर रहे थे, फिर सोचा कि चलो धीरे धीरे चालू करते हैं, जैसे करेंगे वैसे सीखेंगे आगे कैसे बढ़ना है। तो फिर अकाउंट खुलवा लिया और पैसा डाल दिया? हाँ जी सर। और फिर अब सीख रहे हो आप? हाँ जी। 2 महीने में, 2.5 महीने में कुछ सीखे या अभी नहीं? नहीं, थोड़ा थोड़ा सीखे हैं। ये अहमदाबाद वालों के जलवे, बोले पानी में कूद जाएंगे, स्विमिंग तो अपने आप आ ही जाएगी। सही है सर। ठीक है, तो अच्छा, तो आप कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो? अपनी खुद की कुछ सेल्फ स्टडी है या ब्रोकर मदद कर रहा है? नहीं, हम टीवी पे न्यूज वगैरह देख के ही सिलेक्ट करते हैं। और ये 2-2.5 महीने में पैसा अहमदाबाद आया है कि अभी फंसा हुआ है मामला? नहीं, थोड़ा है, मगर अभी एक आध 2 शहर में मैं फंसी हूँ। हाँ, अच्छा, पहला कौन सा स्टॉक है जिसमें फंसे हो, वही है पहला? हाँ जी, ये जेबीएम ऑटो। हाँ, उसके मैंने 200 सेल लिए हैं और 2155 पे मैंने लिए थे वो। 2155 पे? हाँ, सही कह रहे हो, वो फरवरी के आसपास वो हाई छुए थे, है ना? हाँ जी। वही देख के लिया था, क्योंकि वो टाइम पे बहुत अप जा रहा था वो। और आपने लिया, उसके बाद डाउन जाने लगा? हाँ जी सर। अपने ही वेट कर रहा था वो घूमने के लिए। अब अविनाश जी यार, बहुत बढ़िया तेजी, बहुत तगड़ा रिलेट हुआ। हम घुसे नहीं कि तब से लेकर अब तक एकदम मामला ठंडा गया, 450 रुपए गिर गया है। और हमने एकदम ऑलमोस्ट पीक पे, मेरे ख्याल से 2300 प्लस पे गया था। वैसे ये हमारी 2150 के आसपास ही खरीद है। क्या करना चाहिए जेबीएम ऑटो? एक जमाने में तो ओईएम, बहुत सस्ते में ओईएम तक कहानी ठीक थी, अब तो चल गया है। अभी भी अट्रैक्टिव है, नहीं है? होल्ड करूं, नहीं करूं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से इन्होंने एक शेयर तो बहुत अच्छा चुना है, क्योंकि जेबीएम ऑटो बेसिकली ऑटो कंपोनेंट सप्लाई तो करता ही है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक बसेस में भी उन्होंने एंट्री की है। काफी बड़ी ऑर्डर बुक है, तो अगले 1.5-2 साल की जो ऑर्डर बुक है वो रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। मैं इनको यही कहूंगा कि इन्होंने अगर 200 शेयर लिए हैं और इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, तो हो सके तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। बहुत अच्छी कंपनी है, आपको डेफिनेटली अच्छा मुनाफा बनेगा, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना जरूरी है। हालांकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है, फंडामेंटली कंपनी अभी भी मजबूत है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगले साल और उसके बाद वाला साल, दैट इज FY25 और 26 के लिए भी जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, इससे यही लगता है कि स्टॉक में अच्छी रीरेटिंग होगी। पॉसिबली इलेक्शन एक बार खत्म होते हैं, एवरीबडी नोज इलेक्शन के नतीजे क्या होंगे, लेकिन एक बार नई गवर्नमेंट आती है, नया बजट आता है, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, स्पेसिफिकली बसेस के लिए, वहां पे जेबीएम ऑटो को काफी फायदा होना चाहिए। तो इसमें डेफिनेटली आप होल्ड करें। थोड़ा सा अगर हो सके तो एवरेज कर लीजिए, लेकिन नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का रखिए, क्योंकि शेयर इतना भी सस्ता नहीं है, लेकिन आपको अगर अच्छे रिटर्न चाहिए तो 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। एक्चुअली पिछले 1 साल में बहुत तगड़ा रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, तो इन लेवल्स पे सस्ता नहीं है पर बुरी नहीं है। आप चाहें तो एवरेज भी करें, पर एक 12 से 15 महीने के टाइम होराइजन पर अगर इंतजार कर रहे हैं तो ये कमा के देके जाएगा आपको। खैर, अच्छा, इस बीच कुछ स्टॉक्स दिखाइए। एक्सिस बैंक राइट फ्रॉम द वर्ड को आज गजब के मूव्स डिलीवर कर रहा है,
और अब एक्सिस बैंक 0.25% के आसपास, ये 12 महीने का दिखाने लगे यार, आज का दिखाइए 0.2% ऊपर। ये देखिए एक्सिस बैंक पे क्या मूव आने शुरू हुए हैं, कवरिंग के मूव्स हैं। कल एकदम वैसे ही पस पड़ा हुआ था, उससे अब बढ़िया उभर रहा है। श्रीराम फाइनेंस को प्लीज खींच के लेकर आइएगा, क्या मूव्स उसमें बने हैं। ये निफ्टी का ताजा इंक्लूजन शुरुआत में चला, ठंडा पड़ रहा था, वापस अब इस समय मूव तगड़े आने शुरू हुए। भारती एयरटेल प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे, गजब के रिटर्न तो वैसे ही दे रहा है, अब दिन के हाईज पर है। शुरुआत पस्त हुई थी तो लगा था भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ को रबफ वबफ है नहीं, पर अब धीरे धीरे मूव कर। अविनाश जी देखा हेक्साकॉम का आईपीओ आप लोग लगवा रहे हो क्या पैसा? हाँ, इनफैक्ट आशीष, अगर आप लंबी अवधि की बात करें तो डेफिनेटली इनका बिजनेस मॉडल बहुत रोबस्ट है। ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, इसमें काफी एपेटाइट आपको एफआईआईज और इंस्टीट्यूशन फंड्स के देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह से एक वैल्यू अनलॉकिंग भारतीय एयरटेल के लिए होगा। एटलीस्ट भारतीय एयरटेल को इसका लिस्टिंग का गेन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस पहले भारतीय एयरटेल का पार्ट था, अभी सेपरेटली लिस्ट होगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया 12-15 महीना है, थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर आपका निवेश का प्लानिंग है, तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा पैसा जरूर लगाना चाहिए। अच्छे खासे रिटर्न्स लिस्टिंग पे भी मिलेंगे, बट मेरे ख्याल से आपको ज्यादा पैसा मीडियम टर्म में ही मिलेगा। मीडियम टर्म के लिहाज से भारती हेक्साकॉम जो आईपीओ खुला है हाथ से, उसमें चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी कंपनी भारती एयरटेल की सब्सिडरी 70% स्टेक भारती एयरटेल ओन करती है भारती हेक्साकॉम का। राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल्स का बिजनेस है, जो एयरटेल ब्रांड के अंदर ही ये भी टेलीकॉम सेवाएं उन दोनों स्पेसिफिक सर्कल्स में मुहैया कराते हैं। खैर, इसीलिए शायद भारतीय एयरटेल आज दिन के हाईज पर अब 1.5% उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। इस बीच छत्रपति संभाजी नगर से रुचिता जी लेकिन फोन लाइन पे जुड़े। रुचिता जी कहाँ हो आप? सर थोड़ा बाहर थी इसलिए मैं फोन से। अरे कोई इशू। ये संभाजी नगर बोलते हो आप लोग कि छत्रपति संभाजी नगर लिखते हो पूरा? छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मतलब अर्स्टवाइल औरंगाबाद, जिसका नाम बदल गया है। रुचिता मैम, हाँ कब से? अरे आप तो दिखने भी लगे। मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? सर जून 2023, जून नहीं सॉरी जनवरी। लो, मेगा मैम के साथ ही शुरू करा था क्या आपने? आपके साथ जो बैठी हैं उन्होंने भी जनवरी में ही शुरू करा था। कैसा रहा 2-3 महीने का सफर? सर अच्छा रहा। अच्छा रहा से मतलब अज्यूम कर रहा हूं पैसा आ रहा है? हाँ आ रहा है। अरे वाह। रुचिता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास प्राज इंडस्ट्रीज के 38 शेयर है। हाँ। 438 के रुपीज, एक मिनट, 438 रुपीज के 438 रुपीज के 38 शेयर है। हाँ शेयर है। सर इसमें मुझे और इन्वेस्ट करना है, तो मेरा जो टारगेट है 2030 का है। 2030 तक के लिए लिया है, यानी कि यहाँ से 6 साल और इंतजार कर सकते मुझे हैं। और लेना है एक्चुअली। हाँ। 38 मैंने लिया है, और अगर लेना हो तो आप थोड़ा एडवाइस कीजिए। ये अविनाश जी हैं मदद करने के लिए। अविनाश जी, फाइनली बहुत बढ़िया रीरेट तो हुआ ये स्टॉक। कहाँ सब 100 वाला स्टॉक 2020-21 में, और कहाँ आज बढ़िया 500-550 रिटर्न बढ़िया कमा के दिए। है भी इंटरेस्टिंग कंपनी, एक बढ़िया एज है अपने पीयर्स के ऊपर, आई एम श्योर रिसर्च कैपेबिलिटीज के लिहाज से। कैसा है ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए? अगर 2030 के टाइम होराइजन के हिसाब से लेना और भरना हो तो भरने लायक है क्या, और इन लेवल्स पे भरने लायक है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने एक 2030 की बात की है। मैं तो कहूंगा कि अगले 3 साल अगर ये शेयर ये होल्ड करती है तो बहुत अच्छा मुनाफा बनेगा। इसका मेन कारण है कि देखिए जो एथेनॉल का इक्विपमेंट बनता है इंडिया में, उसका मेजर मार्केट शेयर प्राज इंडस्ट्रीज बनाते हैं, और एथेनॉल की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि FY26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में जाएगा। तो इसका फायदा ऑब्वियसली एथेनॉल प्लेयर्स पे रहेगा, और गवर्नमेंट भी फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाहती है, तो ऑब्वियसली एथेनॉल का यूज ज्यादा होगा, तो ये ट्रिगर रहेगा। प्लस कंपनी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि बायोगैस है, उसके बाद स्पेशलाइज्ड एविएशन फ्यूल है। तो ये सारे R&D प्रोजेक्ट्स अभी कंपनी कर रही है, अभी तक इसका कमर्शियलाइजेशन हुआ नहीं। बट अगले 2-3 साल में हमारा मानना है कि ये 2 प्रोडक्ट्स भी जब कमर्शियलाइज होंगे तभी कंपनी को काफी फायदा होगा, क्योंकि ये बिजनेस में इनकी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, कोई और बनाता नहीं है।
और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी बहुत बहुत आगे है, दूसरों के आगे। इनका टॉप मैनेजमेंट भी काफी वेल क्वालिफाइड है। तो अगर 2-3 साल का नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि कोई भी थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन आता है तो इसमें एक और पोजीशन आप ऐड कर सकते हो। अभी कितना नीचे आएगा कहना मुश्किल है, बट मैं कहूंगा कि 3 साल में बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएशन आपको इस लेवल से भी मिल सकता है। जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस की, अगले 2-3 साल आप निवेशित रहिए। डाल सकते हैं वही पैसा, पेशेंस रखें, 3 साल का टाइम होराइजन ही काफी रहेगा, बहुत बढ़िया रिटर्न शायद कमा के दे। बात सही है, क्लियर कट एज है रिसर्च में, 300 पेटेंट्स हैं शायद इस कंपनी के पास। रखिए भाई, सही चॉइस है, अच्छे भाव पे मिल लिया आपने और अच्छी स्टॉक को और ऐड करने की बात कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। गाजियाबाद से प्रिया गुप्ता जी स्क्रीन पे, प्रियंका गुप्ता जी। प्रियंका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। प्रियंका मैम क्या करते हो गाजियाबाद में आप? Yeah, I'm just a housewife now and share trading कर रही हूँ। जस्ट हाउस मेकर्स तो मेरे अविनाश जी से ज्यादा कुछ करना पड़ता है दिन में। खैर, शेयर ट्रेडिंग में कब से आए, मतलब कितना टाइम हो गया? तो टाइम तो हो गया काफी, बट बहुत बड़ा पैसा तो अभी नहीं बना पाई हूँ। जस्ट लर्निंग फेज ही चल रहा है, कुछ लॉस जाते हैं, कुछ में फंस जाते हैं, काफी सारे फंसे हुए हैं। अच्छा, जिसमें फंसे हो आई एम अज्यूमिंग उसी पे सवाल होगा। कौन सा सवाल है आज प्रियंका मैम? एक तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है, 20 शेयर लिए हैं 1124 पर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1124 पे, आपके भाव के आसपास ही है। लंबी अवधि के लिए लिया है, ट्रेडिंग वेडिंग का मन बनाया था मैम? बनाया तो ट्रेडिंग का ही मन था, पर वो लॉस में चला गया, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया तो फंसा रह गया। नहीं ठीक है, 2-3 अभी महीने क्या फंसा रहेगा, अभी तो आपकी खरीद के पास ही चल रहा है, लार्जली उसी के आसपास घूम रहा है। वैसे ये वो अदानी स्टॉक है जो बाकी सब तो रिकवर कर गए थे अविनाश जी, यहाँ पे भी इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया था, पर ये लार्जली कंसोलिडेशन पे, अब कंसोलिडेट हो रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, रख लूं क्या? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट आशीष मुझे लग रहा है कि देखिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमने बहुत अच्छा बाउंस बैक देखा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक थोड़ा सा पीछे हटा है। बट अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगले 1.5 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छी है, और पोस्ट इलेक्शन हमको लग रहा है कि जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स है वहां पे आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि इन्होंने जिस प्राइस पे एंटर किया है, करंट प्राइस को अगर हम कंपेयर करें तो इतना नीचे नहीं है, थोड़ा सा टाइम इनको ज्यादा देना पड़ेगा। देखिए इन्होंने लिया तो था ट्रेडिंग के लिए, अभी इनके पास अटका हुआ है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि अगर ये 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे स्पेंड कर सकती है इस स्टॉक में, तो जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। शॉर्ट टर्म में देखिए ऐसे स्टॉक्स में आपका स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन नहीं करते तो लॉसेस भी काफी होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा डिलीवरी पे फोकस करिए, और 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम अगर आप रखते हैं तो जरूर इसमें अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। निफ्टी 22,500 के पार टिकर टीम चलाती हुई 22,530 अपने प्रीवियस अब तक के उच्चतम स्तर है, उसके करीब आते हुए महज 26 पॉइंट अब हम वहां से दूर, 26 भी क्या, अब तो 24 पॉइंट दूर। नजर रखिएगा भाई, बहुत बढ़िया रिकवरी समय भारतीय बाजारों में अंडर वे। अनीता मैम अगला सवाल, अरे अनीता मैम का मेगा मैम है, मेगा मैम अगला सवाल। सर मेरे पास और एक है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, हाँ, और उसके भी 200 शेयर है और 1722 पे मैंने लिया हुआ है, अभी तो प्रॉफिट में हूं। तो क्या पूछूं, रखे रहा हूं या मुनाफा बांधूं, ऐसा पूछना है, कुछ और पूछना है? ज्यादा प्रॉफिट होगा इसमें, क्या करूं? अविनाश जी क्या करें, और चलेगा क्या, और मुनाफा होगा क्या? मेरे ख्याल से देखिए जिस प्रकार का इनका ऑर्डर बुक है ओलेक्ट्रा का, मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए इनको कोई नई ऑर्डर भी मिलती नहीं है, तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। और गवर्नमेंट का फोकस जो है स्पेसिफिकली जो स्टेट अंडरटेकिंग्स है, जहाँ पे बसेस वो अभी स्लोली डीजल के बसेस सीएनजी के कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक के कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक का जो बस का कन्वर्जन है वो अगले 1.5-2 साल में और भी तेजी से आने वाला है, और यहाँ पे ओलेक्ट्रा काफी वेल पोजिशनड है। तो मेरे ख्याल से देखिए ऑलरेडी प्रॉफिट में है। मैं समझता हूँ कि कम से कम और एक 6 से 12 महीने की अगर ये टाइम फ्रेम पकड़ती है तो यहाँ से भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। इनको अभी बेचने की जल्दी करनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करिए। मुझे लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ FY25 में और थोड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे नए ऑर्डर्स कंपनी अनाउंस करेगी स्टॉक में और थोड़ी रेटिंग पॉसिबल लगेगी। रुचिता मैम हमारा अगला सवाल,
रुचिता मैम, प्राज के बाद अगला कौन सा? सर एयू फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस के मेरे पास शेयर है। हाँ। 661 के प्राइस पर 26 शेयर है, बट ये अभी प्रॉफिट में नहीं चल रहा है सर। ये तो ठंडा पड़ता ही चला जा रहा है। हाँ, कहाँ बाजार रिकॉर्ड हाईस पे खड़ा हो रहा है और कहाँ एयू उल्टा जा रहा है। तो ये गड़बड़ हो गया यार, ये स्टॉक चल भी नहीं रहा है, ये ठंडा ही पड़ा है। कंसोलिडेट पहले, और कंसोलिडेट भी नहीं कहूंगा, धीरे धीरे वीकनेस और बढ़ी रही है इसकी। क्या करना है एयू में? 85 रुपए का लॉस हो रहा है पर शेयर। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, इनको लॉस बुक करने को मैं नहीं कहूंगा, बट मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अभी कंपटीशन बहुत बड़ी है। बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी लिस्टेड हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड है। पहले एक टाइम था जब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले कैटेगरी में आते थे, क्योंकि बहुत कम स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड थे। तो इनका नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है, प्लस वो ऑब्वियसली जो सर्विसेज ये देते हैं, काफी दूसरे बैंक्स भी इनके कैटेगरी में आ गए हैं, तो उसी लिए शायद स्टॉक में थोड़ी कमजोरी आपको देखने को मिले। लेकिन अभी हाल ही में कंपनी ने एक एनालिस्ट मीट ऑर्गेनाइज की थी और अगले 3 साल का उन्होंने अपना बिजनेस प्लान शेयर किया था। तो उन्होंने काफी पॉजिटिवली बात की थी कि अगले 2-3 साल में नजरिया पॉजिटिव है। उनके जो एसेट क्वालिटी के नंबर्स, आरओई के नंबर्स काफी इंप्रूव होंगे। तो आई थिंक कीप अ टाइम फ्रेम ऑफ 12-15 मंथ्स, और यहाँ पे लॉस बुक मत करिए। अच्छी बैंक है लेकिन थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। थोड़ा टाइम अगर आप स्पेंड करते हैं तो इसमें जरूर आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। चलिए भाई, इस नोट पर अनीता मैम, अरे यार, मेघा मैम, रुचिता मैम, प्रियंका मैम, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अविनाश जी, बढ़िया तरीके से मार्केट्स पे या इवन जो स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हुई उस पर बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मार्केट्स जो कि ऑलमोस्ट अपने नए पड़ाव, नए शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रीवियस पीक्स को कॉन्कर करने की तैयारी कर रहे हैं। शायद हो सकता है ब्रेक के उस पार जब हम लौट के आए तो उसी का सेलिब्रेशन कर रहे हो। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बस किसिंग डिस्टेंस दूर प्रीवियस 530 के पीक से तैयारी हो रही है उस माउंट को एक बार फिर कॉन्कर करके उसके ऊपर जाने की। हाईलाइट बने हुए फिर से ब्रॉडर मार्केट और उसमें ब्रेथ 4:1 की तरफ बढ़ रहे हैं हम 3:1 की जगह। ये जब से इन्होंने बागडोर संभाली है, इस हफ्ते 8:1, 3:1, आज 4:1 एडवांसेस के फेवर में। तो ऊपर न्यूज रूम में चर्चा चल रही थी क्यों ना इनसे ही कराया जाए ये शो और इसका नाम रखें मिड कैप अड्डा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा आइडिया। ब्रेक के उस बार मिड कैप मंत्र में जुड़िएगा। इस ब्रॉडर मार्केट पे डिटेल में होगी चर्चा। नमस्कार।